हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी में चैप्टर 1 का पार्ट 2 बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ में आप अपने सामने अपनी बुक को निकाल के रख लें, और यदि आपके पास में बुक ना हो तो आपको जो PDF फाइल इसके संबंध में दी गई है उसे अपने सामने रख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो पॉइंट है हमारा आज का बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि व्यवसाय, बिजनेस को व्यवसाय कहा जाता है हिंदी में, और ये किस प्रकार से एक आर्थिक गतिविधि होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार से है, इसको कैसे हम समझा सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। तो जो भी बिजनेस चलाता है वह व्यक्ति किसी भी बिजनेस को शुरू करने के उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। वह जो भी कार्य करता है हर चीज़ को करने से पहले इस बारे में विचार करता है कि इससे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है, और जिन एक्टिविटीज़ से उसे प्रॉफिट अर्न करने की संभावना होती है केवल वही कार्य इसमें उसके द्वारा किए जाते हैं। तो एक बिजनेस एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इस लाभ के द्वारा अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सेकंड, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटी के द्वारा हम उपयोगिताओं में वृद्धि का प्रयास करते हैं। एक बिजनेसमैन के द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार की उपयोगिताओं में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। ए, फार्म यूटिलिटी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस के अंतर्गत जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल होता है उसे एक तैयार माल या फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट में बदला जाता है। एक बिजनेसमैन के द्वारा रॉ मटेरियल को इस प्रकार से आकार दिया जाता है कि वो उपभोक्ता या कंज्यूमर के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हो। बी, टाइम यूटिलिटी। तो जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब प्रोडक्शन किया जाता है किसी गुड्स का तो उसके कंजम्पशन करने में कुछ समय लगता है, इसलिए जो भी प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स होते हैं उन सभी की कुछ उपयोगिता की अवधि होनी चाहिए, यानी उनकी लाइफ होनी चाहिए कुछ समय की। जैसे कि जो किसान फसलें पैदा करता है वे किसी खास सीजन में पैदा की जाती हैं, लेकिन उनका उपयोग बाद में किया जाता है और कई महीनों या वर्ष तक उनको रखा जा सकता है। इसी प्रकार से किसी एयर कंडीशनर, कूलर के प्रोड्यूसर के द्वारा पूरे वर्ष भर इनका निर्माण कार्य किया जाता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लेकिन इनकी सेलिंग गर्मी के मौसम में ही होती है। तो इस प्रकार से उनका प्रोडक्शन किया जाता है कि वे लंबे समय तक उपयोग में लाने लायक बने रहें। इसके बाद में आता है प्लेस यूटिलिटी। तो जो भी हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें जिस स्थान पर प्रोड्यूस किया गया है उसी स्थान पर कंज्यूम भी कर लिया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उस जगह पे होने वाला प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और पॉपुलेशन वहाँ की कम हो सकती है, कंज्यूमर कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें उस गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हिस्सों में करना होता है और उसके द्वारा हम पैसा कमाते हैं। इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का यूज़ करते हैं और अपने गुड्स और सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं और उनके द्वारा पैसा अर्न करते हैं। इसी के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ भी आती हैं। थर्ड है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी की तीसरी विशेषता है कि जब हम इसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें हमारे द्वारा मनी का एक्सचेंज किया जाता है। इस मनी के एक्सचेंज के बदले में हम दूसरी ओर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें पैसा मिलेगा और हम बदले में गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय करने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि लाभ कमाना उद्देश्य होता है, तो इसको हमने ये देखा। तो लाभ कमाने के साथ साथ में हम इसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन को भी शामिल करते हैं, यूटिलिटी का क्रिएशन भी इसमें शामिल होता है। तो क्लासिफिकेशन की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसके अलावा भी कई हो सकते हैं, लेकिन मेनली इनको 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकंड है सोशल एक्टिविटीज़ एंड थर्ड है
ह्यूमन आर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कि पैसे का इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक केवल तभी चल सकता है जबकि वो बाज़ार में कंपटीशन करते समय अपने को सर्वाइव करने के लिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रॉफिट अर्न करता है और लगातार करता जाता है, वही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। यानी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है कि हम लगातार प्रॉफिट अर्न करते रहें। यदि किसी बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग नहीं होती है तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उस बिजनेस की जो कैपिटल हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बिजनेस को चलाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। सेकंड है प्रॉफिट। हर बिजनेस का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट जो अपन कह सकते हैं टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, वो है एक अच्छी खासी अमाउंट प्रॉफिट को अर्न करना है, क्योंकि हम बिजनेस को करते ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए हैं। हमने जितना पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, जितना पैसा लगाया है, हम उस पैसे की मदद से और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये जो प्रॉफिट है ये हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और फ्यूचर में बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल है। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी हमारा बिजनेस बचा रह सकता है, उसकी उन्नति हो सकती है और आगे चल के हम उसी बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और जिस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है वो किसी भी प्रकार के रिस्क पैदा होने पर या बिजनेस को खतरा आने पर उन रिस्क को बियर करने की स्थिति में रहता है। जैसे कि अभी कोरोना इफेक्ट के चलते बिजनेस की स्थिति खराब हुई है, प्रोडक्शन कम हो गए हैं, सेलिंग कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयज़ को सैलरी लगातार दी जा रही है, कुछ एक्सपेंसेस लगातार बने हुए हैं, तो इसे केवल वही बिजनेस बियर कर पाएंगे जिन्होंने पहले प्रॉफिट अर्न किया हुआ था। और जिन्होंने ये प्रॉफिट अर्न नहीं किया, जो पहले से लॉस में चल रहे थे, वो और ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे और बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। हर बिजनेस ये चाहता है कि वो आज जिस स्थिति में शुरू हुआ है उससे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाए और उसके द्वारा नए नए तरह के कार्य किए जाएं। इस प्रकार से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हर बिजनेस आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रोग्रेस किस प्रकार से हो रही है इसे जानने के लिए यह देखा जाता है कि उसके द्वारा कितनी सेल की जा रही है, क्या वो पहले से ज़्यादा हो रही है, उसकी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी हैं, क्या वो पहले से बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने हैं, कितने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितने कर्मचारी पहले काम करते थे अभी कितने कार्य कर रहे हैं। यदि ये संख्या लगातार बढ़ती हुई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। इसके बाद में आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम समाज के प्रति बिजनेस की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं इनको शामिल करते हैं। कोई भी बिजनेस समाज का ही भाग होता है, उसमें जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, चाहे वो बिजनेस के कर्मचारी हों या बिजनेस के मालिक हों, वे सभी समाज का भाग हैं और वे समाज के पास उपलब्ध रिसोर्सेज का ही उपयोग करते हैं। सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ उनके द्वारा किया जाता है। ये जो रिसोर्सेज हैं इनका जब हम यूज़ करते हैं तो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं सवाल ये आता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है हमारे कर्मचारी, और इन कर्मचारियों के हित की रक्षा करना, उनके बेनिफिट का ध्यान रखना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि यदि हम लोगों के बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस भी नहीं चल सकता है। जैसे कि अभी चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारे द्वारा जो चाइनीज़ ऐप्स यूज़ की जा रही है उनसे हमारा डाटा चुरा कर चीन को दे रहा है और इस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो जिस बिजनेस से समाज को खतरा हो क्या उसे चलने दिया जा सकता है? तो आंसर होगा इसका नहीं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन चाइनीज़ ऐप को बैन करने का फैसला किया। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हर बिजनेसमैन को समाज के प्रति जिम्मेदार होना जरूरी है। समाज की रक्षा और उसकी उन्नति और उसका विकास उसका उद्देश्य होना आवश्यक है। तो एक बिजनेस के कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो सबसे पहला है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रत्येक
कस्टमर ये चाहता है कि वो जिस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को लेने के लिए पे करता है उससे उसे सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी मिलनी चाहिए और उसे वो हरदम एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल होना चाहिए। यदि वो उचित कीमत पर अवेलेबल होता है तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। जब उसको जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में उसे मिलना चाहिए। तो एक बिजनेस की ये जवाबदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन करे जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और साथ ही क्वालिटी मेंटेनेंस भी इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं और लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना न करना पड़े। इसी के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनियों के द्वारा जो अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं उनके द्वारा प्रोडक्ट पर गारंटी या वारंटी दी जाती है, जिससे कि ग्राहकों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि हमारे द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का है, और अगर कोई खराबी आती है तो उससे होने वाले नुकसान को हम स्वयं वहन करेंगे और इसका कस्टमर पर कोई लोड नहीं आएगा। जो भी अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं उनके द्वारा हमेशा अच्छी क्वालिटी के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें वे लोगों की, कस्टमर्स की सेफ्टी के बातों का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिजनेसमैन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा कोई भी एंटी सोशल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी से कहते हैं, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवरचार्जिंग एट्सेट्रा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं उसमें कई बार गलत जानकारियाँ दी जाती हैं और इस प्रकार से गलत जानकारी देकर ग्राहकों को माल बेचा जाता है। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है, इसके अनुसार झूठे विज्ञापन देने वाले कंपनियों के ऊपर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही उनका जो इंडोर्स करने वाले एक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी लीगल एक्शन लेकर उन्हें पनिश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ट्रेड प्रैक्टिसेस फेयर होनी चाहिए, इसकी कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। हम जो भी एडवर्टाइजमेंट करें वो सही जानकारी देने वाला होना चाहिए। एमआरपी से अधिक मूल्य पर माल को बेचना गैरकानूनी है, इसलिए हमें उसके संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो गुड्स है वो एमआरपी से अधिक पर न बेचे जाए, इसका ध्यान रखा जाए। और जो भी गुड्स है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हमें रोकना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसकी सप्लाई को हम रोक दें और फिर ज़्यादा कीमत वसूल करें, इस प्रकार का कार्य करना पनिशेबल होता है। तो हमें इस तरह के कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक बिजनेस का ये दायित्व है कि वो समाज के बारे में विचार करे। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रत्येक बिजनेसमैन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कोई कार्य करने पे विचार करता है तो उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है उतनी ज़्यादा उसे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपने देश की एक बड़ी समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ ये बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विचार करने की है कि जब लोगों के पास पैसा होगा तभी वे लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गुड्स परचेज करेंगे, और वहाँ पर जो गुड्स परचेज किया जाएगा उसी तरह का गुड्स हम भी बना रहे हैं। तो हमारा माल खरीदने वाले लोगों के पास पैसा होगा तभी तो हमारे गुड्स की सेल ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यानी इस प्रकार से हम एम्प्लॉयमेंट देकर अप्रत्यक्ष रूप से अपने बिजनेस की सेल को बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। इसलिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और इस प्रकार से हमारी जो कंपनी की इमेज है, जो हमारे बिजनेस है उसकी जो इमेज होती है वो अच्छी बनती है। लोगों के मन में हमारे बिजनेस और कारोबार के प्रति सदविश्वास होता है, भरोसा होता है। जैसे आज टाटा ग्रुप का नाम है कि हर स्थिति में लोग टाटा के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होता है और वे लोगों के लिए और देश के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार की इमेज हमें अपने देश में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। हर बड़े बड़े बिजनेसमैन का ये उद्देश्य होना चाहिए
कि वो समाज सेवा के लिए भी कुछ कार्य करे। इसके लिए उसके द्वारा स्कूल, हॉस्पिटल आदि चलाए जा सकते हैं, डिस्पेंसरी चलाई जा सकती हैं, जिसमें कि लोगों का कम से कम पैसा लेकर इलाज किया जा सके। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा सोशल सर्विस प्रोग्राम भी आजकल चलाए जाने लगे हैं, और इसके लिए वे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGOs की मदद से उनको स्थापित करके ये कार्य कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी जो पैसा है वो डोनेशन के रूप में दिया जा रहा है, चैरिटी दी जा रही है, और इस प्रकार से सोशल सर्विस प्रोग्राम को मदद देने से हमारे देश में काफ़ी सारे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए कुछ बिजनेस करने वाली संस्थाओं के द्वारा कुछ पिछड़े हुए गांवों को गोद ले लिया जाता है, वहां सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराना आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पर रेलवे स्टेशनों के ऊपर वाटर कूलर भी किसी संस्था के द्वारा दिए हुए होते हैं, कहीं कहीं पे पंखे दान में दिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार से सोशल सर्विस भी देना बिजनेस का उद्देश्य होता है। बैंकों के द्वारा भी इस प्रकार से सोशल सर्विस के लिए पैसा दिया जाता है। आजकल सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है जिसमें कि CSR के रूप में कंपनियों को अपने प्रॉफिट का 2% पैसा सोशल सर्विस के लिए खर्च करना होता है। इसके बारे में है नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। तो हम जैसे कि जानते हैं कि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत तेज़ी से बढ़ने के कारण पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे देश के सामने आया है, और हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा निकलने वाला गंदा पानी नदियों, तालाबों को गंदा कर रहा है, और इस गंदे पानी के चलते हमें पीने के पानी का भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी के कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके अलावा जिन इंडस्ट्रीज़ के में एयर पोल्यूशन होता है, वहाँ से निकलने वाला धुआं चिमनियों की सहायता से बाहर निकलता है, वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, बदबू फैली रहती है, और दम घोटू वातावरण में लोगों को रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बिजनेसमैन की ये जवाबदारी है कि वे इस प्रकार से होने वाले प्रदूषण को, जिसमें कि जल, वायु या अन्य भूमि प्रदूषण या अन्य तमाम तरह के प्रदूषण जो कारखानों के चलते हो रहे हैं, बिजनेस के चलते हो रहे हैं, उन्हें दूर करने में अपना सहयोग दें। ये उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वे इन्हें दूर करने के लिए आगे आए, इस पर होने वाले खर्च को स्वीकार करें, और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए अपनी ओर से खर्च करें। इसके लिए कुछ कंपनियों के द्वारा वृक्षारोपण किए जाते हैं, उनसे निकलने वाले गंदे पानी को साफ़ करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को साफ़ करने के लिए वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाते हैं। उस पानी का उपयोग भी वहाँ पर रीयूज़ करके किया जाता है। इस प्रकार से हम पोल्यूशन को दूर करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर मानव समुदाय के लिए व्यक्तिगत क्या उद्देश्य होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी संस्था में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं वे हमारे ह्यूमन्स हैं। इन एम्प्लॉइज़ की भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इसकी पूर्ति के लिए वे बिजनेस में आते हैं। बिजनेस में आने का उद्देश्य उनका पैसा कमाना होता है, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, जिससे कि कर्मचारी अधिक से अधिक पैसा कमा सके, ये सुविधा उपलब्ध कराना बिजनेस की जवाबदारी होती है। उसे कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन का भुगतान करना चाहिए, अपने कर्मचारियों को और मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वे ज़्यादा मेहनत करके कार्य करें, उत्पादन ज़्यादा हो और उनको भी ज़्यादा राशि प्राप्त करने का मौका मिले। तो यहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी जो अपने बिजनेस से अपेक्षा करता है वे इस प्रकार की होती हैं, है ना। आप देख सकते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर बात की गई है। तो कौन कौन से होते हैं समरी में हम देख सकते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव 3 प्रकार के हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसमें कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ की बात की जाती है। फिर होता है सोशल ऑब्जेक्टिव जिसमें कि सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कम्युनिटी सर्विस और अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन आता है। जबकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में गुड वर्किंग कंडीशन, कॉम्पिटिटिव सैलरी, पर्सनल ग्रोथ, पीयर रिकॉग्निशन और स्पेशल बेनिफिट को शामिल किया जाता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में हर कर्मचारी चाहता है कि उसके काम करने की दशा अच्छी होनी चाहिए। जहाँ वो काम करता है वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ पीने का पानी मिलना चाहिए, उसको पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए
इतना वेतन मिले कि उसी तरह का कार्य करने वाले जो अन्य संस्थाएं हैं उनके कर्मचारी को मिलने वाले वेतन से ज़्यादा वेतन हो या कम से कम उतना वेतन हो, जिससे कि वो वहाँ रुक सके, अन्यथा वो नौकरी छोड़ के दूसरे के चला जाएगा। फिर होता है इसका अन्य पर्सनल ग्रोथ। यहाँ कर्मचारियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए और कर्मचारियों को उनके साथियों से मान्यता मिलनी चाहिए, और इसके अलावा ज़्यादा लाभ कमाने पर कर्मचारियों को स्पेशल बेनिफिट भी मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक इंडिविजुअल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। काम करने की अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज मिलना चाहिए उसको, उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके, और बेहतर नॉलेज पाने के कारण उसकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी और उसकी जॉब की सिक्योरिटी भी बनी रहती है। इसके अलावा कर्मचारियों को उसके साथियों के साथ में मान्यता मिलनी चाहिए और उसको डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करने का अवसर मिलना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, और अन्य प्रकार की जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं जैसे फ्री एजुकेशन, ये भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद में है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। एक बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने का क्या रोल होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हमने काफ़ी देर बात की कि बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, तो प्रॉफिट अर्न करने से क्या होता है इसी को यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इसका कारण है सर्वाइवल, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बिजनेस और बिजनेसमैन ज़्यादा लंबे समय तक बिना प्रॉफिट कमाए तक नहीं रह सकते, क्योंकि यदि वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो जो लॉस होगा उसके कारण उनकी द्वारा लगाई गई कैपिटल धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो प्रॉफिट अर्न करना इस कारण से ज़रूरी है जिससे कि वो अपने बिजनेस को लगातार चलाते रह सके। सेकंड है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। किसी भी बिजनेस की आगे वृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि वो लगातार प्रॉफिट कमाता रहे। प्रॉफिट की मात्रा भी इतनी होनी चाहिए कि वो आगे उसको बिजनेस से बने रहने के लिए इनकरेज करे। यदि नाम मात्र का प्रॉफिट भी कमाया तो वो किसी काम का नहीं होता, उसको कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। इसलिए अच्छी खासी राशि का प्रॉफिट हर साल होना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में ही इस बिजनेस को चलाने का कोई मतलब रह जाता है। यदि प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे या बहुत कम कमा पा रहे तो ऐसे बिजनेस को बंद कर देना ही ठीक होगा। तीसरा है इसके बाद में सिंबल ऑफ एफिशिएंसी आर एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। एक बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट ये बताता है कि उसको किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है। यदि बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस को ठीक ढंग से चलाया जा रहा है, उसका मैनेजमेंट ठीक है। यदि बिजनेस अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाता, बिल्कुल नाम मात्र का कमाता है या लॉस में रहता है, तो हम ये मानेंगे कि उस बिजनेस का मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है और ऐसे बिजनेस में सुधार की आवश्यकता हो तो इसका मैनेजमेंट को सुधारा जाना चाहिए। इसके बाद में फोर्थ है रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। एक बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। सबसे पहला, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है वो डूबने का खतरा होता है, सबसे बड़ा रिस्क। तो जो बिजनेस लाभ कमाता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो ये माना जाएगा कि उसके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा जो रिस्क लिया गया, अपने कैपिटल को डूबने का खतरा भी लेते हुए भी उसने बिजनेस को चलाया, वो रिस्क लेने का रिवार्ड है। प्रॉफिट उसके रिस्क का रिवार्ड है। एक बिजनेसमैन अपने मेहनत से कमाई गई धनराशि को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में केवल लाभ अर्न करने के लिए, और यदि बिजनेस प्रॉफिट अर्न न कर पाए तो उसका लगाया हुआ पैसा भी डूब सकता है। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस में लाभ का कमाना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट के इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं कि हमारे कैपिटल को डूबने से बचाने के लिए लाभ का कमाना जरूरी है, आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाते हैं उतने ज़्यादा हमें लॉस होने के चांसेस, रिस्क खत्म हो जाता है और हमारी कैपिटल सुरक्षित बनी रहती है। इसका फिफ्थ है हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। जो बिजनेस लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं उनकी बिजनेस की, उनके क्षेत्र में, उनके सेक्टर में अपनी अच्छी इमेज बनी रहती है। यदि किसी कंपनी के द्वारा कभी प्रॉफिट कमाया जाता है, कभी लॉस हो जाती है, कभी बहुत कम प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसकी गुडविल अच्छी नहीं मानी जाती है, बिजनेस की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होती। गुडविल से मतलब प्रतिष्ठा या मान सम्मान से है।
जिस बिजनेस में लगातार प्रॉफिट अर्न करते जाते हैं, लगातार एक्सपेंशन और ग्रोथ होते रहते हैं, उस बिजनेस को अच्छा समझा जाता है। और जिन लेंडर से हम लोन लेने की ज़रूरत महसूस करते हैं वे भी हमें लोन देने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। यदि हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं तो हमें लोन मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और बिजनेस में ग्रोथ के लिए लोन लेना एक आवश्यक कार्य है, अंग है। इसके बिना बिजनेस में एक्सपेंशन की संभावना बहुत ही कम होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। एक बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को हम किस प्रकार से देखेंगे, तो जैसे कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है इंडस्ट्री एंड सेकंड है कॉमर्स। तो अब आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं इसे किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो इंडस्ट्री को तीन भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री को शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री को शामिल किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आती है टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसमें कि हम ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस एक्टिविटी में इंडस्ट्री के तीन भाग होते हैं। इसके बाद में बिजनेस एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है कॉमर्स। जैसे कि आपने एक ग्रुप को भी सिलेक्ट किया है अपनी स्टडी के लिए, वो है कॉमर्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमर्स जब हमने लिया तो हमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ सीखना है, किन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति पूछता है कि कॉमर्स क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि कॉमर्स क्या होता है, उसमें क्या चीज़ पढ़ना होती है, क्या चीज़ उसमें शामिल होती है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है कि कॉमर्स में दो भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार। व्यापार को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है इंटरनल ट्रेड, यानी कि एक देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार, जैसे कि भारत के व्यापारियों के द्वारा आपस में भारत के अंदर ही जो ट्रेड किया जाता है वो इंटरनल ट्रेड होगा। इसमें दो भाग होते हैं, पहला होते हैं रिटेलर्स और दूसरे होते हैं होलसेलर्स। फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड होता है, जिसमें एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल खरीदते बेचते हैं। इसमें एक्सपोर्ट आता है, इंपोर्ट आता है और इंटरपोर्ट आता है। इसके बाद में कॉमर्स का दूसरा भाग है एड्स टू ट्रेड। इसके अंदर हम व्यापार को मदद करने वाले संगठनों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर इंश्योरेंस और फिर एडवर्टाइजिंग आती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के दो भाग होते हैं। पहला होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री के तीन भाग हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। इसी प्रकार से कॉमर्स के दो भाग होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। और फिर इसके बाद में इनके सब पार्ट आते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। Industry includes activities related to production and processing, as well as activities related to rearing and reproduction of animals or other living species. The purpose of industry is to create farm utility by converting raw materials into useful forms of finished goods. यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है उसको एक्सप्लेन किया गया था। तो हमने अभी पढ़ा कि इंडस्ट्री के अंतर्गत हम रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में बदलने का कार्य करते हैं, यानी कि कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। इसमें हम रिप्रोडक्शन का कार्य भी करते हैं, यानी कि एक चीज़ जब हमने कोई बनाई हुई होती है वो किसी दूसरे बिजनेस में भी रॉ मटेरियल के रूप में हो सकती है। जैसे कि हमारे द्वारा फैक्ट्री में आयरन ओर का उपयोग रॉड बनाने में भी किया जाता है।
ये फिनिश गुड्स हो जाता है। रॉड का निर्माण फिनिश गुड्स हो गया। इसके बाद इस रॉड का उपयोग करते हुए हम बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, तो वहाँ पर वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ आती है। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो इसमें एनिमल भी इसमें आते हैं, जैसे पशुओं का पालन करते हैं हम, मुर्गी पालन, मछली पालन भी इसमें आता है, और तमाम जीव जंतु जिनको कि हम पालन करते हैं घर में या पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा उनको तैयार किया जाता है और फिर बेच दिया जाता है। इस प्रकार का कार्य होता है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें हमें कंज्यूमर की ज़रूरत के लिए गुड्स को तैयार करना होता है। ये गुड्स दो प्रकार के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिसको किसी कस्टमर के द्वारा अपनी निजी आवश्यकता के लिए घर में उपयोग कर लिया जाता है। जैसे कि घर में हम उपयोग में लेकर आते हैं टूथपेस्ट, साबुन, तो इस प्रकार के जो सामान हैं जिनका घर में उपयोग कर लिया जाता है वे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी कारखाने में मशीनों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, जिनकी सहायता से प्रोडक्शन का काम किया जाता है। तो कारखानों में मशीनें जो तैयार की जा रही हैं वे कैपिटल गुड्स में आती हैं, क्योंकि उनका उपयोग कोई व्यक्ति नहीं करता बल्कि उनका उपयोग प्रोडक्शन कार्यों में किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज को शामिल करते हैं, यानी कि यहाँ पर पशुपालन और नेचुरल रिसोर्सेज का उत्पादन करना, यानी खनन कार्य करना, जमीन से मटेरियल को निकालना, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इसके अंदर सबसे पहला पार्ट होती है। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स के रूप में होते हैं, अर्थ के अंदर मौजूद हैं, उनको निकालने का कार्य करते हैं। और नदियों से मछलियों को पकड़ना, समुद्र से मछलियों को पकड़ना, इसी प्रकार से जंगल से लकड़ियाँ काटना, जो इमारती उपयोग की होती हैं, जलाऊ उपयोग की होती हैं, उनको लेकर आना इसमें आता है। इसके बाद में जेनेटिक इंडस्ट्री आती है। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंतर्गत हम ब्रीडिंग संबंधी इंडस्ट्री को चलाने का कार्य करते हैं, जिसमें कि पक्षियों को पाला जाता है, पौधों को तैयार किया जाता है, नर्सरी के रूप में जानवरों को तैयार किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, इसे जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद में आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसे हम द्वितीयक उद्योग कहते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क होता है। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट के द्वारा हमें रॉ मटेरियल मिलता है और उससे हम फिनिश गुड्स को तैयार करते हैं, यानी प्राइमरी मार्केट से जो आउटपुट निकला था वो सेकेंडरी मार्केट के लिए इनपुट या रॉ मटेरियल का कार्य करता है। जैसे कि माइनिंग के द्वारा हम आयरन ओर को ज़मीन से निकालते हैं, ये आयरन ओर प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट प्रोडक्ट है, जबकि यही आयरन ओर सेकेंडरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है और वहाँ पर इससे स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का आउटपुट प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हम 3 तरह के देख सकते हैं। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और टर्शियरी या सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखेंगे अब सबसे पहले। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर निर्माण कार्य किया जाता है। इसमें हम रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स के द्वारा फिनिश गुड्स को तैयार करते हैं। यहाँ रॉ मटेरियल यानी जमीन से मिलने वाला कच्चा माल, जिसका भी कोई उपयोग नहीं किया गया, हमने कोई बदलाव नहीं किया है, वो नेचुरल कंडीशन में अवेलेबल है। जबकि सेमी फिनिश गुड्स से मतलब उस गुड्स से है जिसके लिए प्राइमरी इंडस्ट्री में कुछ कार्य पहले ही किया जा चुका है, जैसे कि पेड़ों से लकड़ी काटना, उसको शेप देना, बाद में इससे फर्नीचर निर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर 2 प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन होता है, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स वे गुड्स होते हैं जिसका कि किसी कंज्यूमर के द्वारा अपने आवश्यकता के लिए डे टू डे कंजम्पशन किया जाता है, जिसमें कपड़े आते हैं, तेल आता है, साबुन आते हैं, ब्रेड आती है।
जबकि इंडस्ट्रियल गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। इनका उपयोग कारखानों में मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स के रूप में किया जाता है। ये केवल कारखानों में उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसके अंदर हम रॉ मटेरियल को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनसे तैयार करते हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ज़मीन से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, समुद्र से या ज़मीन से भी कहीं कहीं जगह पे निकाला जाता है, उस क्रूड ऑयल्स के द्वारा हम पेट्रोलियम से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन एट्सेट्रा हम इससे निकालते हैं। तो इस प्रकार से इसे एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें कि किसी एक रॉ मटेरियल को अलग अलग भागों में बांटकर उससे कई तरह के प्रोडक्ट तैयार, फिनिश गुड्स के रूप में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद में सेकंड पार्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसमें हम दो या दो से अधिक रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए किसी नए प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जैसे कि कारखाने में दो या दो से अधिक केमिकल्स का यूज़ करते हुए साबुनों को बनाना, पेंट को बनाना, कॉस्मेटिक आइटम्स को तैयार करना इसमें आता है। थर्ड होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें प्रोसेसिंग के दौरान हम रॉ मटेरियल को इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि उससे हमारे द्वारा कपड़े को जैसे तैयार करना, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, शुगर इंडस्ट्री का यूज़ करना, यानी इसमें कच्चे माल को इस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है कि हम उससे फिनिश गुड्स को अलग अलग स्टेज में, अलग अलग शेप में लेकर कई प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। जैसे कपड़े भी कई प्रकार के होते हैं। इसी तरह से आयरन और स्टील, इसमें आयरन ओर का उपयोग करते हुए हमारे द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। इसके बाद में आती है असेंबली इंडस्ट्री। इसमें अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को जोड़ते हुए फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को तैयार करना। कंप्यूटर का जैसे हम जानते हैं कि कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सभी का प्रोडक्शन अलग अलग होता है। फिर बाद में किसी एक असेंबली जो कारखाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहाँ पर इन सभी को असेंबल करके जोड़कर एक कंप्यूटर का रूप दिया जाता है। इसी प्रकार से मोबाइल भी आते हैं, टीवियाँ भी आती हैं, टेलीविजन्स हैं, घड़ियाँ हैं, वाहन हैं, यानी ऑटोमोबाइल्स भी इसमें आती है, कार भी आते हैं, जहाँ पर कि कई सारे पार्ट्स को जोड़कर किसी एक फिनिश गुड्स को तैयार किया जाता है। इसके बाद में आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे द्वारा बिल्डिंगों को, डैम को, रोड को बनाने संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसमें हम सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, चूना वगैरह का उपयोग इस प्रकार से करते हैं जिससे कि इनको तैयार किया जा सके। इनको तैयार करने के लिए हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। यहाँ हम देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के टाइप दिए गए हैं कि कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्री होती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री को यहाँ दर्शाया गया है। प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि इसमें जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, जिसमें कि ब्रीडिंग ऑफ केटल एंड बर्ड्स आता है, और अन्य भी इस प्रकार से आप चित्र में देख ही सकते हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तमाम तरह के इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या हम शामिल करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप, टेरिटरी या सर्विस इंडस्ट्री। इसे सेवा उद्योग भी कहा जाता है। इसमें कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, किसी सर्विसेज का भी प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम कारखानों के लिए रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करते हैं। मतलब कि हम इन इंडस्ट्री के लिए मदद देने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में है बैंकिंग। तो बैंक के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेडिंग फर्म्स को अवेलेबल कराई जाती है। जब उनके द्वारा कोई माल बेचा जाता है तो पैसा बैंक के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। जब कोई माल खरीदते हैं तो बैंक के माध्यम से पेमेंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बैंक मदद करता है। इसके बाद में होता है इंश्योरेंस का कार्य। इंश्योरेंस के द्वारा हम बिजनेस में होने वाले अलग अलग तरह के जो रिस्क हैं उनसे बचने का कार्य करते हैं।
और इसके लिए हमें प्रीमियम पे करना होता है और बदले में हमें रिस्क के बदले में एक सिक्योरिटी अवेलेबल कराई जाती है। इसके बाद में आता है वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग के अंतर्गत हमारे रॉ मटेरियल को रखने के लिए और फिनिश गुड्स को रखने के लिए गोडाउन या स्टोरेज प्लेस अवेलेबल कराया जाता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंडस्ट्री को प्लेस अवेलेबल कराया जाता है। इसके बाद में आता है एडवर्टाइजिंग। तो इसमें एडवर्टाइजिंग के संबंध में हम कंज्यूमर को जानकारी कैसे गुड्स की देंगे इसके बारे में बात की जाती है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पूरा होता है। कॉमर्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।